नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने साल 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 12.5% से कम करके 9.5% कर दिया है। वहीं 2023 में भारत की विकास दर 8.5% रहने का अनुमान जताया है। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास में जनता दर्शन कार्यक्रम में आने वाले लोगों की शिकायतों को सुना और उनके निराकरण के आदेश किए। पोर्नोग्राफी केस में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 10 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे अभी कर्नाटक के गृह मंत्री थे। बेंगलुरु में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम की सर्वसम्मत से घोषणा कर दी गई। ये पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के बेटे हैं और पेशे से इंजीनियर थे। श्रीनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया व उपाधियों को वितरण किया। श्री कोविंद जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने 15 कॉर्प्स सैन्य मुख्यालय श्रीनगर का भी दौरा किया और देश सेवा कर रही महिला सैन्य अधिकारियों से भी वार्ता की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने 15 कॉर्प्स की विजिटर डायरी में अपना संदेश भी दर्ज किया। पश्चिम जर्मनी के लीवरकुसेन सिटी में केमिकल पार्क में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 4 लोग लापता हैं। 16 लोग इस विस्फोट में घायल हुए हैं। पुलिस ने क्षेत्र में उठ रहे काले धुएं के कई किलोमीटर लंबे जहरीले गुबार को से बचने के लिए आसपास के लोगों से घरों के खिड़की व दरवाजे बंद रखने की अपील की है। वह आपातकालीन नंबर जारी किए हैं जिस पर जरूरत पड़ने पर कोई भी संपर्क कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा नीलम श्रीलंका के रतनपुर इलाके में एक आंगन में कुआं खोदने के दौरान मिला। इसका वजन 510 किलोग्राम है। इस नीलम की कीमत $100 मिलियन $7.5 अरब रुपए होगी। इसे सेरेंडिपिटी सफायर यानी किस्मत से मिला नीलम नाम दिया गया है। कोरोना काल में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पहले से काफी खराब है और संभावना जताई जा रही है कि इस नीलम के मिल जाने से शायद श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, क्योंकि कई संग्रहालयों की नजर इस नीलम पर पड़ चुकी है। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में एनसीपी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने इसकी घोषणा कर दी। अब केवल सीटों का चयन होना बाकी है। 1 अगस्त से एनसीपी प्रदेश भर में प्रदेश बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी। इस गठबंधन के संकेत शरद पवार ने भी दे दिए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के मुद्दे पर चर्चा की और कोरोना वैक्सीन जनसंख्या के हिसाब से पश्चिम बंगाल को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को देखते हुए उन्हें कम वैक्सीन दी गई है। उन्होंने पीएम से पेगासस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। मोदी ने कहा कि तीसरी लहर से पहले सभी को टीका लगना चाहिए। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद यह ममता की पीएम से पहली मुलाकात थी। पेगासस जासूसी मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पेगासस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को आवश्यक पहल करनी चाहिए। यूनेस्को ने मंगलवार को गुजरात में स्थित धोलावीरा को भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया। कच्छ के रण के नाम से विख्यात धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक था। हड़प्पा युग का यह शहर इतिहास संस्कृत का अनोखा अध्याय अपने अंदर समेटा बैठा है। इसके शामिल होने के बाद भारत सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर गया, यानी विश्व विरासत धरोहरों की सूची में भारत की इस धरोहर के शामिल होने के बाद अब धरोहरों की संख्या 40 हो गई। संसद आज शुरू होने से पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से गांवों में जाकर देश की उपलब्धियां बताने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर सांसदों को 75 गांवों में जाने की अपील की।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ना तो संसद चलने देती है और न चर्चा में भाग लेती है और न ही कोरोना से संबंधित बैठकों में भाग लेती है। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देश में 22 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 62 जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमित रोगी मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अध्ययन में कोविशील्ड वैक्सीन कारगर साबित हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में अगले महीने से बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन आ सकती है, जिसके परीक्षण पूरे होने की संभावना है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से काफी नाराजगी है। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद एक समर्थक रजप्पा रवि 30 वर्षीय ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। यह युवक चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक का रहने वाला है। येदियुरप्पा ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आत्महत्या कर ले। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। देश के विपक्षी दलों के नेताओं ने आज बैठक की। इस बैठक में सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले समेत बसपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआई, आरएसपी व आईयूएमएल के सांसद मौजूद थे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में 4 माह बाद 30,000 से कम केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 24 घंटे में 29,689 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 415 लोगों की आज देश में कोरोना से मौत हो गई। देश में रिकवरी रेट 97.39% पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने मंगलवार को मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बांग्लादेश से रोहिंग्या के साथ महिलाओं व बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर भेजते थे। उपरोक्त जानकारी प्रशांत कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था ने आज पत्रकारों को दी। उत्तर प्रदेश में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए 11 कर्मियों को आज प्रदेश सरकार ने बर्खास्त कर उनके खिलाफ एस्मा के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रशासन ने एस्मा लागू कर दिया है, जिसकी सूचना सभी कर्मचारियों को दे दी गई है। यदि इस एम्बुलेंस कर्मचारी वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो उनको बर्खास्त कर उनकी जगह नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। आगरा में मां समेत 3 बच्चों की चौहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मुंह बोले भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।